सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि एमएस एजुकेशन चैनल की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है साधन सारी और एमएस एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम सॉरी फॉर दैट कि इतने दिनों बाद लेक्चर आ रहे हैं बिकॉज कि 2 हफ्ते से शेड्यूल थोड़ा बिजी था। दैट्स व्हाई लेक्चर रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि रक्षाबंधन भी है और ईद का भी छुट्टी है, तो दैट्स व्हाई आज जो है हम कंटिन्यू करेंगे और आज लेक्चर हम शूट करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ईद की और रक्षाबंधन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आई होप सो कि आप सभी लोग त्योहार को, फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी सभी प्यारी बहनों को रक्षाबंधन की खूब खूब ढेर सारी बधाइयां और सभी भाइयों को भी, बहनों को भी, मुस्लिम ब्रदर्स को भी ईद की भी बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए, आज का जो लेक्चर है हम देखने वाले हैं कि आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स वो स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली ये जो चैप्टर है बहुत इजी चैप्टर है, 3 से 4 लेक्चर्स में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये चैप्टर के अंदर हमें 4 चीजें पढ़नी है। सबसे पहले तो रियल नंबर्स क्या होते हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम देखेंगे। उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम किस तरीके से फाइंड आउट करने का वो देखेंगे, उससे रिलेटेड फॉर्मूला आएगा। और लास्ट में नंबर 4 हम देखने वाले हैं कि किसी भी इरेशनल नंबर को किस तरीके से हम प्रूव करते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा एग्जामिनेशन में, जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 17 और हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 18, ये 2 क्वेश्चन जो होंगे वो चैप्टर नंबर 1 के रिगार्डिंग होंगे। बेसिकली ये चैप्टर के अंदर आपको 2 चीजें पूछाती है। एक तो आप लोगों को बोलेगा कि इरेशनल नंबर दिया हुआ है उसे प्रूव करना है। फॉर एग्जांपल √2 इज इरेशनल, ऐसा हमें प्रूव करने का बोलेगा। तो उसके रिलेटेड सम हम जो थर्ड वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो जो है कंटिन्यू देखना, चैप्टर बहुत इजी है, ज्यादा कुछ माथाकूट है नहीं इसके अंदर। और एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, बहुत इजी चैप्टर है। आपको लगेगा नहीं कि कब चैप्टर चालू हुआ, कब चैप्टर खत्म हो गया, और आप सभी को आ भी जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स इंट्रोडक्शन के साथ और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम आज हम देखने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1.1 है वो हम सॉल्व करने वाले। आइए शुरू करते आज का लेक्चर, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम हमारे सिलेबस में जो 5 टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ओके, हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ नंबर्स है, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। ओके, तो सबसे पहले हम ये 5 टाइप के जो नंबर्स है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर वो स्टार्ट करेंगे और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम कैसे सोल्व आउट करते हैं वो हम देखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो नेचुरल नंबर्स का मतलब यह होता है बेटा कि ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इनफाइनाइट। तो जो नंबर्स जो सीरीज 1 से स्टार्ट होगी ऐसे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स के नाम से जानते हैं। जो नेचुरल नंबर्स होता है हम उसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं। ओके, जो नेचुरल नंबर होगा हम उसे कैपिटल N से डिनोट करते हैं। सेकंड हमारे पास है होल नंबर्स। होल नंबर्स का मतलब होता है कि ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट। तो जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं ऐसे नंबर्स को हम होल नंबर्स के नाम से जानते हैं। दूसरी बात कि होल नंबर्स को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ओके, ये जो होल नंबर्स होता है हम उसे कैपिटल W से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर्स दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि जो नेचुरल नंबर होगा वो 1 से स्टार्ट होगा और जो होल नंबर है हमारा वो 0 से स्टार्ट होगा। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं और होल नंबर्स को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है और दोनों पॉजिटिव नंबर्स होंगे। थर्ड नंबर हमारे पास है इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब यह होता है
कि जहां पर हमारे पास माइनस वाले नंबर्स भी होंगे, प्लस वाले नंबर्स भी होंगे और जीरो भी इंक्लूड किया जाएगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, माइनस वाले नंबर भी होगा, प्लस वाला नंबर भी होगा और जीरो भी इंक्लूड किया जाएगा। ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। ओके, फॉर एग्जांपल -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, अब यहां पे ये नंबर देखो कैसा है, माइनस में भी आ गया, प्लस में भी आ गया और जीरो भी इंक्लूड हो गया। तो माइनस वाला नंबर भी आ गया, प्लस वाला नंबर्स भी आ गया और जीरो भी इंक्लूड हो गया। इस टाइप का जो सीरीज होगा, नंबर होगा, हम उसको बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं बेटा? इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जेड से। जेड का मतलब होता है ज़ेहलेन। जेड का मतलब होता है ज़ेहलेन। ज़ेहलेन जो था, ये जो मैथमेटिशियन था जिसने ये इंटीजर्स को फाइंड आउट किया था, उसके बेस पर हमने ये फाइंड आउट, उसका नाम लिखा है ज़ेहलेन। ओके, तो इंटीजर्स जो होता है जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर्स भी आएगा और जीरो भी इंक्लूड होगा, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स जो होते हैं उसको कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है और कैपिटल जेड का मतलब होता है ज़ेहलेन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 4, जिसका नाम है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है? रेशनल नंबर्स का मतलब होता है जो नंबर्स p अपॉन q फॉर्म में हो, p अपॉन q फॉर्म में। फॉर एग्जांपल 1/2, 4/5, 6/7, इस तरीके से। तो जो नंबर रेशियो में हो, अपॉन में हो, इस तरीके से रेशियो में जो हमारे नंबर्स होते हैं उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। अब जो रेशनल नंबर होते हैं उसमें भी दो चीजें होती है। ठीक है, ये रेशियो के ऊपर वाला, मतलब जी ऊपर का जो नंबर होता है इसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे वाला नंबर होता है उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। समझ में आया? तो रेशनल नंबर का मतलब जो रेशियो में हो, अपॉन में हो, p अपॉन q फॉर्म में हो। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। 1/2, 4/5, 6/7, बहुत सारे नंबर से रेशनल नंबर। ठीक है, अब रेशनल नंबर में दो चीजें होती है, जो ऊपर का नंबर होता है उसे न्यूमरेटर बोलते हैं, जो नीचे का नंबर होता है उसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है कि ऐसे नंबर जो डेसिमल में हो, डेसिमल यानी कि पॉइंट वाले नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2.99782456। देखो ये हमारे पास एक नंबर है 2.997824, एक मिनट, 2.90782456, ये हमारे पास एक नंबर है। ठीक है, अब देखो ये डेसिमल में यानी कि पॉइंट के फॉर्म में, पॉइंट वाला है ना नंबर, 2 पॉइंट डेसिमल के फॉर्म में, और डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट, यहाँ पे 90782456 इस तरीके का दिया हुआ है। ठीक है, और पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, सारे डिजिट ओनली वन टाइम आए हैं। तो इस टाइप का जो नंबर होता है जो डेसिमल में होगा और डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होंगे वो नेवर रिपीटेड ईच अदर, मतलब कभी भी वो रिपीट होंगे नहीं। ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। जो पाई है, पाई को तो जानते ही होंगे आप सभी लोग, पाई को। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, अगर डेसिमल फॉर्म में लिखा जाए तो 3.14 होता है। और पॉइंट के बाद जो नंबर होता है, जो डिजिट होते हैं, वो कभी भी रिपीट होते नहीं है। ओके, तो पाई जो है वो भी हमारा एक तरीके का इर्रेशनल नंबर है। बोले इतना क्लियर? जितने भी रूट वाले होंगे, रूट में 2, रूट 3, रूट 5, ये रूट्स वाले नंबर्स जो होते हैं, जो अंडर रूट में दिए होते हैं, ये नंबर्स भी कैसे होते हैं? इर्रेशनल। ओके, तो 5 टाइप के नंबर्स हमने देखा, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब कि ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट, और नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स को हम 0 से जो स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 4 5 6
अप टू इनफाइनाइट, वो होता है हमारा होल नंबर्स। थर्ड वन, और इसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। तीसरा हमारे पास है इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब होता है जहां पर माइनस वाले नंबर्स भी होंगे, प्लस वाले नंबर्स भी होंगे और जीरो भी इंक्लूड होगा। माइनस भी है, प्लस भी है, जीरो भी इंक्लूड है, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, और इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं और Z का मतलब होता है ज़ेहलेन। नंबर 4 है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब होता है कि जो अपॉन के फॉर्म में हो, P अपॉन Q फॉर्म में, इस तरीके से 1/2, 4/5, 6/7, जो अपॉन में रेशियो में दिए होंगे उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। ऊपर वाला जो होगा न्यूमरेटर बोलेंगे, नीचे वाला होगा उसे डिनोमिनेटर बोलेंगे। लास्ट नंबर 5 इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर का मतलब होता है जो डेसिमल में यानी कि पॉइंट में होंगे और पॉइंट के बाद कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। ओके, जो डेसिमल में होगा और डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट होगा नहीं, ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। जो पाई है हमारे पास, जिसकी वैल्यू 3.14 होती है, पाई की वैल्यू जो है 3.14, वो भी एक तरीके का इर्रेशनल नंबर है। आपको एमसीक्यू में 1 मार्क्स में पूछाता था 9th स्टैंडर्ड में, पाई इज अ, तो बच्चे लोग रेशनल लिखते थे, गलत हो जाता था क्योंकि 22/7 लिखोगे वैल्यू तो रेशनल है, बट वहां पर 22/7 8th स्टैंडर्ड तक पढ़ते थे। 9th से हमारे पास पाई की वैल्यू 3.14 हम काउंट में लेते हैं। ठीक है, तो पाई इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। पाई हमारा एक इर्रेशनल नंबर है क्योंकि इसकी वैल्यू होती है 3.14 और पॉइंट के बाद इसके आगे की भी अगर वैल्यू लिखूंगा ना तो कोई भी वैल्यू रिपीट होगी नहीं। ओके, और जितने भी रूट्स वाले होंगे, √2, √3, √5, ये सारे के सारे रूट्स वाले नंबर भी इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। चलो, इतना क्लियर सभी को? ओके, तो ये जो 5 टाइप के नंबर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल और इरेशनल। ओके, इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है ये थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था। आइए इसके बाद हम देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है और फॉर्मूले के बेस पर हमें सम लगाने हैं और एक्सरसाइज नंबर 1.1 से 10 मिनट में जो है पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आइए देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, अब यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला हमारे पास ये है कि a = bq + r। ओके, हमारे पास 4 चीजें हैं, a है, b है, q है और r दिया हुआ है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला ये बन रहा है a = bq + r। ये b और q दोनों मल्टीप्लीकेशन में है और r हमारा प्लस में दिया हुआ है और बाहर की तरफ हमारे पास a दिया हुआ है। ओके, a का मतलब होता है डिवाइडेंट। क्या होता है बेटा? डिवाइडेंट। ओके, b, यहाँ पे जब b आपको दिखाई दे रहा है, b का मतलब होता है डिवाइजर। ओके, b का मतलब क्या होता है बेटा? डिवाइजर। यहाँ पे जो q दिख रहा है, q का मतलब होता है क्वोशंट और r का मतलब होता है रिमाइंडर। ओके, आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 48 है, मैं अगर इसको 7 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो 7 6 42 माइनस करूंगा तो 6 बचेगा। ओके, यहाँ पे जो अंदर की तरफ होता है नंबर, ठीक है, जो डिवाइड के अंदर की तरफ जो नंबर्स होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है, इसे हम बोलते हैं डिवाइडेंट। ऑलरेडी आप लोगों ने चैप्टर 2 में ये पढ़ चुका है कि जो अंदर की तरफ नंबर हम लिखते हैं उसे बोलते हैं डिवाइडेंट। ओके, जो बाहर की तरफ होता है ये वाला नंबर, इसे हम लोग बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं बेटा? डिवाइजर। ओके, जो ऊपर हमारा आंसर आता है, ये हमारा ऊपर जो आंसर आया है ये, इसे हम बोलते हैं बेटा क्वोशंट। ठीक है, हम क्या बोलते हैं? क्वोशंट। और जो नीचे बचा हमारे पास, ये जो बच गए हमारे पास, इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो बेसिकली जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो 4 चीजें होगी हमारे पास। एक होगा डिवाइडेंट जो अंदर की तरफ लिखे होंगे, एक बाहर की तरफ नंबर होगा वो होगा डिवाइजर, एक ऊपर हमारा आंसर आएगा जिसे बोलते हैं क्वोशंट और नीचे कुछ हमारा बच जाएगा, इसे हम बोलेंगे रिमाइंडर। ठीक है, वही चीज यहाँ पर भी है, फॉर्मूला बना दिया खाली और कुछ करा है नहीं। क्या लिखा फॉर्मूला? a = bq + r। ओके, अब फॉर्मूला क्या बन रहा है बेटा? a = bq + r।
बी और क्यू मल्टीप्लीकेशन में है और आर हमारा प्लस में। फॉर्मूला याद करो, एकदम इजी है। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये जो ए दिखाई दे रहा है वो हमारा डिवाइडेंट होगा, जो बी दिखाई दे रहा है ये बी, ये हमारा डिवाइजर होगा, ये क्यू, क्यू क्या है अपना बेटा क्वोशिएंट, और ये जो प्लस में आर दिख रहा है आप लोगों को, आर हमारा क्या है रिमाइंडर। ठीक है, तो ए का मतलब होगा डिवाइडेंड, बी का मतलब डिवाइजर, क्यू का मतलब क्वोशिएंट और आर का मतलब रिमाइंडर। सिंपल सा फॉर्मूला है यूक्लिड्स का, वो हमें याद रखने का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक कंडीशन है, ये रही कंडीशन, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। एमसीक्यू में या वीएसक्यू में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछ सकता है 1 मार्क्स में। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की कंडीशन क्या है? तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की कंडीशन ये है कि 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? 0 लेस देन इक्वल्स टू आर और लेस देन बी, हमने ये कंडीशन लिखी है। इसका मतलब ये होता है बेटा, आर की वैल्यू, आर बोले तो रिमाइंडर, आर की वैल्यू 0 होगी या उससे बड़ी हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। बट जो बी होगा, बी बोले तो अपना डिवाइजर, बी से क्या होगी हमारी छोटी होगी। अगेन आई एम रिपीटिंग कि आर की वैल्यू 0 या उससे बड़ी बट बी से छोटी होगी। क्या बोलना चाह रहा हूं? आर वैल्यू 0 से बड़ी या 0 बट बी से छोटी। ठीक है, एकदम सिंपल सा लिखा हूं मैंने। आर की जो वैल्यू होगी यानी कि जो हमारा रिमाइंडर होगा वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, माइनस में कभी नहीं आएगा, रिमाइंडर कभी भी माइनस में आएगा नहीं। ओके, तो आर की वैल्यू 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, लेकिन हमारा जो रिमाइंडर होगा आर वो ऑलवेज बी, बी बोले तो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। फॉर एग्जांपल बी की वैल्यू अगर 6 है, क्या हमारे पास b की वैल्यू 6 है, तो r की वैल्यू क्या होगी हमारी? r 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जब b की वैल्यू 6 है तो r की वैल्यू 0 या उससे बड़ी होना चाहिए, है ना, और b से छोटी होना चाहिए। जब b की वैल्यू हमारे पास 6 है तो r की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? r की वैल्यू 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। तो r की वैल्यू हमने लिया 0 1 2 3 4 5, बट हमने अब भी ये कंडीशन में देखा r की वैल्यू 0 या उससे बड़ी बट b से क्या होगी? छोटी होगी। तो अगर b हमारे पास 6 है तो r की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से हमारी वैल्यू होगी। बोले इतना समझे आप सभी लोग? ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। a का मतलब होता है डिवाइडेंड, जो सबसे बड़ा नंबर होगा। b का मतलब होता है डिवाइजर, ये डिवाइडेंड को जिससे हम डिवाइड करेंगे वो होगा हमारा डिवाइजर। q का मतलब क्वोशिएंट, r का मतलब रिमाइंडर। अब हमारे पास एक कंडीशन है बेटा, r 0 लेस देन इक्वल्स टू r और लेस देन b। दैट मींस कि r की जो वैल्यू होगी 0 से बड़ी होगी या 0 होगी, बट b से यानी कि जो डिवाइजर है उससे छोटी होगी। फॉर एग्जांपल b की वैल्यू अगर 6 है तो r की वैल्यू क्या होना चाहिए? r की वैल्यू 0 या उससे बड़ी लेकिन b से छोटी। अगर b की वैल्यू 6 है तो r की वैल्यू 0 या उससे बड़ी, तो 0 1 2 3 4 5 लेकिन b से छोटी होना चाहिए। b हमारा 6 है तो उससे छोटा, वो क्या हो गया हमारा 5 तक। समझ में आया? r की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, r नेवर बी अ नेगेटिव। r की वैल्यू कभी भी, रिमाइंडर कभी भी हमारा माइनस में या नेगेटिव में आता नहीं है। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। r की वैल्यू 0 या उससे बड़ी लेकिन b से छोटी। अगर b की वैल्यू 6 है तो r की वैल्यू 0 हो सकती है, उससे बड़ी हो सकती है, लेकिन b की वैल्यू से छोटी होगी। तो सॉरी, r की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3 4 और 5। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास b की वैल्यू दिया हुआ है 3, ओके, तो r की वैल्यू क्या होगी हमारी? 0 होगी या उससे बड़ी लेकिन b से छोटी। तो 0 1 और 2, ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी? r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है, लेकिन b से बड़ी होगी नहीं। तो ये था हमारे पास यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला
ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए का मतलब डिवाइडेड, बी का मतलब डिवाइजर, क्यू मतलब क्वोशंट, आर मतलब रिमाइंडर। कंडीशन है 0 लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी। आर की वैल्यू 0 या उससे बड़ी बट बी से छोटी। फॉर एग्जांपल बी हमारा 6 है तो आर की वैल्यू 0 होगा या उससे बड़ा होगा, लेकिन बी की वैल्यू से छोटा होना चाहिए। तो आर की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 और 5। देखो 0 या उससे बड़ा है बट बी की वैल्यू से छोटा है, 5 तक के हमने लिया। सेम टू सेम अगर 3 होगी तो आर की वैल्यू 0, 1 और 2 होगी। जब हम किसी भी डिवाइडर का डिवाइजर करते हैं या डिवाइड करते हैं तो 4 चीजें आती है। अंदर की तरफ हम डिवाइडर लिखते हैं, बाहर की तरफ डिवाइजर लिखते हैं, ऊपर आंसर आता है क्वोशंट, नीचे होता है हमारा रिमाइंडर। आर की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या 0 होगी, लेकिन कभी भी बी यानी कि जो डिवाइजर है उससे बड़ी होगी नहीं, उससे हमेशा छोटी आएगी वैल्यू। और रिमाइंडर कभी भी नेवर बी अ नेगेटिव, रिमाइंडर कभी भी माइनस में आता नहीं है। तो ये था हमारा फॉर्मूला a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब इससे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 है वो हम आगे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। चलिए एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इसका यूज कैसे करना, इसका सॉल्यूशन कैसे करना, पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमें कैसे पूछता है। ठीक है, हमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, बताना जरूरी नहीं समझूंगा क्योंकि ऑलरेडी पढ़ चुके कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, फाइंड एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। हमें एचसीएफ फाइंड करना है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये दोनों जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, इसके अंदर सबसे हाईएस्ट कॉमन नंबर, कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है वो हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स का फॉर्मूला यूज करके ये दोनों नंबर्स के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोले तो एचसीएफ, क्या बोलते हैं एचसीएफ, यानी कि कॉमन कौन सा नंबर आ सकता है, हो सकता है, वो हमें फाइंड आउट करने का है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है 420 एंड 130, 420 और 130, ये दोनों नंबर का एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि दोनों नंबर के अंदर कौन सा नंबर कॉमन आएगा, हाईएस्ट कौन सा नंबर कॉमन आएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने का यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। हमें यूक्लिड्स का जो फॉर्मूला है a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वो यूज करके इसका कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, लिख दिया हमने फॉर्मूला। ओके, अब दोनों में से जो बड़ा नंबर होगा, ठीक है, दोनों में से जो नंबर बड़ा होगा वो हमारा a हो जाएगा और जो छोटा नंबर होगा वो हमारा b हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, a को b के साथ डिवाइड करेंगे और जो क्वोशंट आया और जो रिमाइंडर आया वो हम लिखेंगे। ठीक है, a, ये दोनों में नंबर बड़ा कौन सा है 420, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई 420। ओके, नाउ b बाकी है, q बाकी है और r बाकी है। b की वैल्यू, b बोले तो डिवाइडेंड डिवाइजर, जो छोटी वैल्यू है 130, ये क्या हो जाएगा बेटा अपना 130, ये हो गया अपना b की वैल्यू। तो ये दोनों में जो नंबर बड़ा था, यानी कि दोनों में बड़ा नंबर कौन सा था 420, तो 420 क्या हो गया हमारे पास a और 130 हमारे पास छोटा था, तो 130 क्या हो गया हमारे पास b। तो a की प्लेस पर 420 लिख दिया, b की प्लेस पर 130 लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए, q और r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब q और r हम फाइंड कैसे करेंगे, डिवाइड करके। ठीक है, हम डिवाइड करते हैं, तो 420 जो है बड़ा नंबर है वो हम अंदर की तरफ लिखेंगे और 130 वो हमारा छोटा नंबर है, उसको हम लोग बाहर की तरफ लिखेंगे। चलो इतना क्लियर सभी को। चलो अब डिवाइड करते हैं, 133 जा, ओके, 133 जा 390 हो गया इतना बेटा, पक्का। चलो 0 0 0 हो गया। 42 में से अगर 39 में निकालूं तो बेटा कितना बचेगा, 33 बचेगा, पक्का। ओके, 420 में से 390 गया तो 30 हमारे पास बच गया। ये जो ऊपर आया ये हमारा क्या होगा क्वोशंट, और जो नीचे आया ये क्या होगा हमारा रिमाइंडर। ओके, चलो q मल्टीप्लाई करके q लिखने गए, q की वैल्यू कितनी है 3 प्लस का प्लस r, r की वैल्यू कितनी है बेटा 3 है। चलो इतना क्लियर सभी को।
पता चला क्या करा हमने, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, दोनों में से जो नंबर बड़ा था, बड़ा कौन था 420, वो क्या हो गया हमारे पास a, फिर छोटी वैल्यू क्या थी 130, वो क्या हो गया हमारे पास b, फिर हमने 420 को 130 से डिवाइड किया, 420 डिवाइड बाय 130, 130 3 जा 390, 420 में से 390 गया तो 30 बचा, ऊपर की वैल्यू हमारे पास q और नीचे की वैल्यू हमारे पास r, तो q ये दोनों मल्टीप्लाई में ना, तो 130 तो b हमने लिखा था, फिर मल्टीप्लाई की साइन लगाए, फिर q की वैल्यू कितनी है बेटा 3, तो ये मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस का साइन है प्लस लगाया, r की वैल्यू कितनी है बेटा 30, तो r की जगह हमने लिख दिया 30। चलो इतना क्लियर, ओके। अभी खत्म नहीं हुआ है, ये हमें कब तक के करने का है, जब तक कि हमारा आंसर 0 ना आ जाए तब तक। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर करने का क्या, बहुत ध्यान से देखना बेटा। अब जो हमारा b का वैल्यू था वो हो जाएगा हमारा a, ये फर्स्ट स्टेप में तो यहां से मिल जाएगा, जब सेकंड स्टेप में जाओ तब होगा क्या, जो b की वैल्यू होगी वो हमारी a हो जाएगी और जो r की वैल्यू होगी वो हमारा b हो जाएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, सबसे पहले हमारे पास दो नंबर था 420 एंड 130, अब 420 बड़ा नंबर था वो a हो गया, 130 छोटा नंबर था वो हमारा b हो गया, 420 को 130 से डिवाइड किया इनटू q मतलब क्वोशंट हमें मिला 3, प्लस का प्लस, r बोले तो रिमाइंडर हमें मिला 30, r की जगह हमने 30 रखा। अभी खत्म नहीं हुआ है, ये कब तक ये कंटिन्यू करने का, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक ये कंप्लीट आगे बढ़ने का। चलिए ये तो फर्स्ट स्टेप हमने क्वेश्चन से पता करा कैसे लिखने का। अब जब सेकंड स्टेप पे जाओ तो हमें याद रखने का है कि b की वैल्यू हमारी a हो जाती है और r की वैल्यू हमारी b हो जाती है। ओके, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है ना बेटा, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 130 और r की वैल्यू कितनी है 30। जब सेकंड स्टेप में हम जाएंगे तो b की वैल्यू हमारा a हो जाएगा और r की वैल्यू हमारा b हो जाएगा। तो यहाँ पर b कितना है 130, तो वो क्या हो जाएगा हमारा a, ये हो जाएगा 130 इज इक्वल टू, देखो b की वैल्यू 130 थी, जब सेकंड स्टेप में हम आए तो जो b की वैल्यू थी वो हमारी a की वैल्यू हो गई। नाउ b क्या हो जाएगा हमारा, जो रिमाइंडर था r, और r की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास b हो जाती है, तो r की वैल्यू कितनी है 30, तो r क्या हो जाएगा हमारा r क्या हो जाएगा हमारा b की वैल्यू 30। चलो आगे इतना बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगर हम डिवाइड करेंगे, ये 130 है, इसको 30 से डिवाइड करेंगे। ओके चलो डिवाइड करो फटाफट, 30 1 जा 30, 30 2 जा 60, 3 चौक 12, 30 4 जा, ओके कितना हो जाएगा बेटा 120, पक्का नहीं। ओके आगे बढ़ेंगे, माइनस करो 10 बचेगा इतना, ठीक है। चलो तो हमारे पास ये हो गया q, ये हो गया r, तो q की वैल्यू मतलब क्वोशंट q हमें कितना मिला 4 प्लस r बोले तो रिमाइंडर कितना मिला बेटा 10। ओके आगे थर्ड स्टेप में जाएंगे, वापिस से यही होगा कि b की वैल्यू a बन जाएगी, r की वैल्यू b बन जाएगी, तो जो b था हमारे पास वो a बन गया 30 और r की जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या बन जाएगी ये। पक्का समझ में आया, r की वैल्यू हमारे पास b बन गई और b की वैल्यू हमारे पास a बन गई, हो गया। तो 10 3 हो गया बेटा 30, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 0, 30 आए ना 10 से करना है, 10 3 30 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा 0। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF वो कितना होगा हमारे पास 10। चलो क्लियर इतना सभी को। इस तरीके से हमें फॉर्मूला का सॉल्यूशन करना है, कब तक के करने का है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब। फर्स्ट स्टेप एकदम इजीली कर लोगे कि जो बड़ा होगा पहले फॉर्मूला लिखेंगे, जो बड़ा नंबर होगा वो हमारा a, जो छोटा नंबर होगा वो हमारे पास b, फिर 420 था 130 का डिवाइड किया तो क्वोशंट q मिल गया, मल्टीप्लाई करके वो लिखा, रिमाइंडर r मिल गया, उसको प्लस में यहाँ लिख दिया। अब जब सेकंड स्टेप में जाओ तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो b की वैल्यू होगी वो a हो जाएगा, जो r की वैल्यू होगी वो b हो जाएगी। यहाँ b की वैल्यू कितनी थी बेटा 130 और r की वैल्यू कितनी थी बेटा 30, तो जो b था वो a हो गया, जो r था वो b हो गया। फिर हमने 130 को 30 से डिवाइड किया, 30 4 जा तो मल्टीप्लाई बाय 4 120, 10 बचा है ना, 30 4 जा 120, कितना बचा 10, ऊपर वाला क्वोशंट नीचे वाला रिमाइंडर, तो q की वैल्यू अपने पास 4 और r की वैल्यू कितनी हो गई 10। अगेन अब थर्ड स्टेप में जाएंगे तो वापस से वही करने का,
जो b की वैल्यू थी वो a हो गई, जो r की वैल्यू थी वो b हो गई। अब 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 3 जा 30, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 3 जा 30, रिमाइंडर कितना बचा 0। ओके ना, अब यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि जो b की वैल्यू आई है कितना है अपने पास 10, तो एचसीएफ कितना होगा 10। इस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना है, और कब तक ये करना है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए तब तक ये सॉल्यूशन हमें आगे करते जाने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.1। चलिए एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड का जो फॉर्मूला है a = bq + r, वो फॉर्मूले का यूज करके हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 135 एंड 225, ये दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें फाइंड आउट करना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला। हमारे पास फॉर्मूला सबसे पहले लिख दो, a = bq + r। अब भी हाल हमने देखा जो बड़ा वैल्यू होता है वो a हो जाता है, जो छोटा वैल्यू होता है वो हमारा b हो जाएगा। बड़ा वैल्यू कितना है 225, तो ये क्या हो गया अपने पास a की वैल्यू, b की वैल्यू मतलब छोटी वाली, छोटा कौन है 135, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 135। अब डिवाइड करने का अपने को, ठीक है, a की वैल्यू को b की वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे, 225 को 135 से डिवाइड करना है, 135 वन जा 135 हो गया, माइनस अगर करेंगे हम लोग तो 5 में से 5 गए 0, 22 में से 13 गए तो बेटा बचे 9, यानी कि 90 बचा। ये जो ऊपर आया ये हमारे पास क्वोशिएंट, जो नीचे आया वो हमारे पास रिमाइंडर। ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो a की वैल्यू 225, b की वैल्यू 135 मल्टीप्लाई बाय q अपने को कितना मिला 1 प्लस का प्लस r की वैल्यू यानी रिमाइंडर वो कितना मिला 90। चलो इतना क्लियर सभी को? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हो अपने, जब हम अभी ये खत्म नहीं हुआ है जैसा आप सभी को मालूम है, खत्म कब होगा जब हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 0। जब रिमाइंडर 0 आएगा तब सम कंप्लीट होगा। और दूसरी बात, जब ये तो फर्स्ट स्टेप है, इसमें क्वेश्चन में से हमें a मिल गया b मिल गया, a को b के साथ डिवाइड किया, q मिल गया और r मिल गया। जब सेकंड स्टेप में जाओगे तो जो b की वैल्यू होगी वो a बन जाएगी और जो r की वैल्यू होगी वो b बन जाएगी। क्लियर इतना पॉइंट? तो b कितना है 135। सेकंड स्टेप में जाओगे तो b की वैल्यू क्या बन जाएगी a, ओके, और r की जो वैल्यू होगी यानी कि जो 90 है वो क्या हो जाएगा हमारे पास b की वैल्यू। तो b जो था वो क्या हो गया a, और जो r था, r कितना है 90, वो क्या हो गया हमारे पास b। चलो इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं, डिवाइड करते हैं, 135 अंदर 90 अपना बाहर, 91 जा 90, 135 में से 90 निकालो तो बचेगा 45। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय ये जो ऊपर आया ये क्वोशिएंट, जो नीचे आया वो अपना रिमाइंडर। तो क्वोशिएंट बोले तो q कितना मिला 1, प्लस का साइन है प्लस लगाऊंगा, r बोले तो रिमाइंडर कितना आया 45। अब अगेन थर्ड स्टेप में जब जाओगे आप लोग तो जो b की वैल्यू होगी a बन जाएगी, जो r की वैल्यू होगी वो b बन जाएगी। b कितना है 90, तो a कितना हो जाएगा 90, r कितना है 45, तो b कितना हो जाएगा 45। चलो इतना क्लियर। 45 टू जा हो गया बेटा 90, 45 टू जा 90, रिमाइंडर कितना बचा 0। चलो क्लियर इतना पॉइंट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF वो कितना मिल गया 45। चलो इतना क्लियर, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। आगे बढ़ते हैं, ये था हमारा फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन। सेकंड हमारे पास है 196 एंड 3822। अगेन फॉर्मूला लिखूं, a = bq + r, a = bq + r। a की वैल्यू कितनी है बेटा 3822 इज इक्वल टू b क्या हो जाएगा बेटा 196। तो हमें क्या करना है बेसिकली 3822 को 196 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा कि 196 के टेबल में 3822 कब आता है वो पहले चेकआउट करना पड़ेगा। चलो करते हैं। तो 196 को अगर मैं 195 से डिवाइड करूं तो क्या होगा 6 5 30, 9 5 45, 46, 47, 48 का 8
ऊपर 4 कैरी, 5 1 जा 5 और 4 हो गया 9, एक 0 लगाया, 9 6 जा 54, 4 यहाँ पर 5 ऊपर कैरी, 9 9 जा 81 और 5 हो गया 86, 6 और ऊपर 8 कैरी, 9 1 जा 9, 9 और 8 कितना हो गया 17, 2 0 लगाऊं अब, 6 1 जा 6, 9 1 जा 9, 1 1 जा 1, ये हो गया 0, 8 4 12 का 2, ऊपर 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22 का 2, ऊपर 2 कैरी, 9 10 11 और 7 18, 8 ऊपर 1 कैरी, 1 2 और 3, लो ये तो मैजिक हो गया, जादू, चमत्कार, मिरेकल मिरेकल। 196 को 195 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 38220, तो रिमाइंडर तो बेटा फिर कुछ बचा ही नहीं, 196 को मल्टीप्लाई बाय 195 कर दो सीधा एकदम डायरेक्टली, 196 को 195 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 38220, रिमाइंडर बचा, अरे बचा कुछ नहीं बचा, तो रिमाइंडर क्या हो गया 0। ठीक है, देखो कैसे हुआ, 38220 इसको 196 से डिवाइड करूंगा, अब 38220 को हमने देखा 195 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 38220 आ गया, रिमाइंडर क्या बचा अपन के पास 0, तो रिमाइंडर कितना हो गया 0। ओके, कोई कोई सम ऐसे आते हैं कि एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं, उनमें से ये एक सम है, 196 को 195 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 38220 आ गया, रिमाइंडर कितना हो गया 0। हमें कहां तक करना है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब एक बार करने पर भी आ सकता है, 4 बार करने पे भी आ सकता है, 10 बार करने पे भी आ सकता है, तो यहाँ पे जो हमारा सम था वन टाइम पे ही फर्स्ट स्टेप में ही रिमाइंडर कितना आ गया 0, सम ओवर, आगे करने की जरूरत नहीं है। अब हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF वो कितना होगा बेटा 196, बोलो इतना क्लियर, ओके बहुत अच्छे बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नंबर थर्ड सम पे। थर्ड नंबर का सम हमें ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, थर्ड नंबर का सम हमारे पास है 867 एंड 255, ये हमें दिया हुआ है थर्ड नंबर का सम। लगा फॉर्मूला A = BQ + R, लगा दिया, ओके जो नंबर बड़ा है वो हमारा A हो गया, A की वैल्यू हो गई 867 = B की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 255, B की वैल्यू हो गई 255, क्या बचा Q और R, डिवाइड करना पड़ेगा ना, ओके करते हैं, 867 डिवाइड बाय 255, चलो 255 को 2 से करेंगे पहले तो कितना आएगा 5 2 10, 5 2 10 11, 2 2 4 और 5, नहीं थोड़ा और करीब पे जाते हैं, 255 3 जा 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और एक 16, 3 2 जा 6 और एक 7, ओके तो 255 3 जा 765 आया। एक और कर लेता हूँ 255 4 जा 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22, 4 2 जा 8 और 10 10 20, ये तो भैया ओवर हो गया, तो हमें 255 3 जा लेना पड़ेगा, 255 3 जा कितना होता है 765, आगे बढ़े माइनस करें, अरे 7 में से 5 गए 2 बचा, 6 में से 6 गए 0 बचा, 8 में से 7 गए 1 बचा, ओके तो ये वैल्यू हो गई हमारी क्वेश्चन और ये वैल्यू हो गई हमारी रिमाइंडर। तो ये हमारे पास था A की वैल्यू 867, B की वैल्यू 255 मल्टीप्लाई बाय Q, Q कितना मिला हमें 3 प्लस R कितना मिला बेटा 102, ओके क्लियर, बढ़िया बहुत अच्छे। चलो जब सेकंड स्टेप में जाते हैं, D की वैल्यू A बन जाती है, R की वैल्यू B बन जाती है, D अपने पास 255 तो ये हो गया हमारे पास A, R अपने पास 102 ये हो गया हमारे पास B 102। चलो देखते हैं 255 102, तो 102 2 जा 204 और 102 3 जा 3 2 6 0 3 1 3, ओवर कर गया, ये तो लूंगा नहीं मैं, ये वाली वैल्यू लूंगा, 102 2 जा 204, 5 में से 4 गए बेटा 1 बचा, 5 में से 0 गए 5, 2 में से 2 गए 0, ओके अब हमारा क्वेश्चन कितना आया 2 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस का प्लस
रिमाइंडर आर कितना मिला 51। ओके, थर्ड स्टेप में भी जाऊंगा क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो बी की वैल्यू बन गई ए और आर की वैल्यू बन गई बी। ओके, 51 टू जा 2 1 जा 2 5 2 जा 10 होता है बेटा। तो 51 टू जा 102 हो गया, रिमाइंडर कुछ भी बचा नहीं 0 0। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया 51। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 3 सम, पहला 135 टू 25, फिर ये दूसरा 3822 एंड 196 और ये तीसरा 867 एंड 255। एकदम सिंपल सा, हमें ज्यादा कुछ करना है नहीं। ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल। हाँ, ये 3 टाइप के जो सम रहेंगे कोई एक आ सकते हैं इनमें से। इस टाइप से सॉल्यूशन करने का, सॉल्यूशन कहां तक करने का, जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। ठीक है, ये था एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सिंपल सा था, बहुत सिंपल से सम है, ज्यादा कुछ करना है नहीं, डिवाइड मल्टीप्लाई आना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये दिया हुआ है, शो दैट एनी गिवन पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड का मतलब होता है जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, 1 3 5 7 ये सारे नंबर। शो दैट एनी गिवन पॉजिटिव ऑड इंटीजर is in the form of 6 q plus 1, 6 q plus 3 और 6 q plus 5 where q is an integer। ये प्रूव करने वाला सम है, बहुत सिंपल सा सम है, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। देखते हैं क्या करना है इसके अंदर। चलो सबसे पहले तो हम जो फॉर्मूला, तीनों जो वैल्यू दी हुई है वो पहले वैल्यूज लिख दो। ये सारी वैल्यू a की वैल्यू। ओके, तो a is equals to 6q plus 1, a is equals to 6q plus 3, a is equals to 6q plus 5। ओके, सबसे पहले हमें कंपैरिजन करना है, बहुत ध्यान से देखना बेटा, एकदम सिंपल सम है। जो फर्स्ट वाला दिया है उससे हम कंपेयर करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला है a is equals to bq plus r, है ये फॉर्मूला। और फर्स्ट वैल्यू हमें दी हुई है a is equals to 6q plus 1। अब ये दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, दोनों के दोनों इक्वेशन को अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे से मुझे b और r की वैल्यू मिल जाएगी। चलो यहाँ पर b क्या है b, और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 6, तो b की वैल्यू अपन को कितनी मिल गई बेटा 6। सेम टू सेम q देखूंगा, यहाँ पर भी q है, यहाँ पर भी q है, तो q में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। r क्या है अपने पास 1। ओके, मिल गया। तो b, ये पहले मेन इक्वेशन लिखा, उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन लिखा, यहाँ पर b और यहाँ पर 6, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 6, कंपेयर किया, यहाँ पे r यहाँ पे 1, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब हमें एक कंडीशन मालूम है, अब हाल हमने कंडीशन देखी। कंडीशन क्या थी बेटा 0 लेस देन इक्वल्स टू r और लेस देन b, यानी कि r की वैल्यू 0 से बड़ी और b से छोटी। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, r की वैल्यू 0 या उससे बड़ी और b से छोटी। तो r की वैल्यू स्टार्ट कहां से होगी, यहाँ पर 1 से, तो r की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है पहले। तो r की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है बेटा 1। अब r की जो वैल्यू है 0 से बड़ी तो आ गई 1। ओके, b से छोटी होना चाहिए, तो b कितना है 6, b से छोटा होना चाहिए, यानी कि 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है और 5 हो सकती है। अरे आया समझ में। ओके, तो r b की वैल्यू अपने पास 6। यहाँ पे पहली हमने मेन इक्वेशन लिखी a is equals to bq plus r। ओके, उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन लिखी a is equals to 6q plus 1, तो b की वैल्यू 6 आ गई, r की वैल्यू 1 आ गई। पक्का। ओके, अब हमारे पास एक कंडीशन है 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन b, r की वैल्यू 0 या उससे बड़ी लेकिन b से छोटी। तो r की वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रही है 1 से, और b से छोटा होना चाहिए, मतलब 2 हो सकती है, 3 4 और 5 तक के हमारी वैल्यू आ सकती है। अरे समझे इतना। ओके, चलो सम स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमें अब r की वैल्यू को चेंज करने की, r की वैल्यू को क्या करना है बेटा चेंज करना है। तो a is equals to bq plus r, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो a is equals to b की वैल्यू तो फिक्स है 6, तो b की जगह हमने 6 रखा, q का q प्लस का प्लस r की वैल्यू 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5 तक के हमें लिखने की। r की वैल्यू हमने कितना लिख दिया 1, ये मिल गया नंबर 1 आंसर। ओके, अगेन लिखेंगे a is equals to bq plus r,
तो a की वैल्यू इज इक्वल टू b अपना 6 है, q अपना क्यूब है, r की वैल्यू कितनी लेंगे आप 2, ये हो गया अपना सेकंड आंसर। अब थर्ड की ओर आगे बढ़ेंगे, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, a इज इक्वल टू b अपना 6, q अपना q, r की वैल्यू अपन कितने लेंगे आप 3, ये हो गया 3। चलो इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, a इज इक्वल टू b अपना 6, q अपना q, r की वैल्यू 3 ली थी, अब कितना लेना पड़ेगा 4, ओके ले लिया 4। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, a इज इक्वल टू b की वैल्यू 6, q की वैल्यू q, r की वैल्यू कितनी लूंगा फाइनली 5, ओके चलो इतना क्लियर। तो r की वैल्यू 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया और 5 लिया, ओके क्या क्या किया सम के अंदर वो तो बताओ सर जी। सबसे पहले तीन वैल्यू थी 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। अब इसको फर्स्ट वाले को मैंने कंपेयर कर दिया a = bq + r के साथ। b की वैल्यू मिल गई मुझे 6, r की वैल्यू मिल गई मुझे 1। कंडीशन लिखा 0 < r < b, r की वैल्यू 0 या उससे बड़ी बट q से छोटी। तो r की वैल्यू जो कि 1 से स्टार्ट हो रही है 1 लिख दिया, जहां से स्टार्ट हो रही है वो लिखने का, 1 से स्टार्ट हो रही है 1 लिख दिया। b से छोटा होना चाहिए, तो b की वैल्यू कितनी है 6, उससे छोटी यानी कि 1 2 3 4 और 5 वैल्यू होगी। अब फॉर्मूला लिखूंगा a = bq + r, b अपना फिक्स है 6, q भी अपना फिक्स है q, r की वैल्यू चेंज करनी है। r की वैल्यू 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा और 5 रखा। हमें क्वेश्चन में बोला था पॉजिटिव होना चाहिए और ऑड होना चाहिए, पॉजिटिव भी होना चाहिए और ऑड। तो पॉजिटिव और ऑड देखो कौन कौन से। ऑड का मतलब जो 2 से डिवाइड होते नहीं है, तो एक ये होगा ऑड, ये तो इवन हो गया, एक ये होगा ऑड और ये इवन हो गया, और एक ये होगा ऑड। देखो 6q + 1 ऑड नंबर है, 6q + 3 ऑड नंबर है, 6q + 5 ऑड नंबर है। ये करना था ना, 6q + 1 आ गया, 6q + 3 आ गया, 6q + 5 आ गया, एकदम सिंपल सा सम है। चलो इतना क्लियर समझ में आया। इसके बाद क्या लिखने का, हेंस करके ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, इतना लिख देंगे। चलो क्लियर, इतना पॉइंट एकदम सिंपल सम था। तीनों इक्वेशन लिखा, फर्स्ट इक्वेशन को मेन इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, d फाइंड कर लिया, r फाइंड कर लिया, d मिल गया 6, r मिल गया 1। अब कंडीशन लिखो 0 < r < b, r की वैल्यू 0 से बड़ी और b से छोटी, r की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है 1 लिख दिया, और b से छोटी, b कितना है 6, उससे छोटा यानी कि 0 1 2 3 4 और 5 हो गया। अब यहाँ पे r की वैल्यू चेंज करनी है, a = bq + r, b अपने पास 6, q अपने पास q, r की वैल्यू 1, फिर वापस से फॉर्मूला r की वैल्यू 2, वापस फॉर्मूला r की वैल्यू 3, r की वैल्यू 4, r की वैल्यू 5। इतना लिखने के बाद लिख देने का, hence any positive odd integer is in the form of 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ओके। अब ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि ऑड बोला था और पॉजिटिव बोला था। ये ऑड है, ये वाला भी ऑड है, ये वाला भी ऑड है, ये दोनों तो इवन हो गए, तो ये दोनों तो रहेंगे ही नहीं। हमारे को क्या चाहिए, ओनली पॉजिटिव ऑड। तो ये पॉजिटिव भी है और ऑड भी है, ये भी पॉजिटिव और ऑड है, ये भी पॉजिटिव और ऑड है। चलो इतना क्लियर, पता चला, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बहुत लॉन्ग दिया हुआ, इतना सारा लिखा हुआ है ना, बट कोई मतलब का है नहीं। हमें जो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया, इतना बड़ा क्वेश्चन है वो, बट पूरा क्वेश्चन हमें पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। हमें सिर्फ दो नंबर दिए हुए, एक दिया हुआ है 616 और दूसरा दिया हुआ है 32। ये दोनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर लेना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और हमारा आंसर आ जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला है a = bq + r, सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 616, और b कितना हो जाएगा अपने पास 32। अब डिवाइड करें जरा, 616 इसको डिवाइड करना है 32 से, ओके। देखो 32 टेंजा अगर मैं करता हूं तो 320 आएगा। मुझे क्या करना है कि इसके सबसे करीब की वैल्यू लेकर आने की है। तो 32 को अगर मैं 20 से करूंगा, 32 20,
और तो कितना आ जाएगा 640 640 बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके, हमें लाना है 616 या उससे कम। तो 32 19 से अगर मैं करूं तो 9 2 18 9 3 27 और एक 28 0 2 1 2 3 1 3 माइनस प्लस करो 8 और 8 2 10 3 2 5 और एक 6 कितना है बेटा 608। तो ये लेके चलते अपने 32 को 19 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 608 आ गया। माइनस करो 616 में से 608 गए तो कितना बचा बेटा 8 ओनली। ये जो ऊपर आया ये हो गया क्वोशिएंट, ये जो नीचे आया ये हो गया रिमाइंडर। तो b की वैल्यू 32 मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट हमारे पास है 19 प्लस का प्लस और रिमाइंडर वो कितना है बेटा 8। ओके, सेकंड स्टेप में जाऊंगा, सम खत्म नहीं हुआ है, r जब 0 आएगा तब खत्म होगा। सेकंड स्टेप में जाऊंगा तो b की वैल्यू मेरी बन जाएगी a और r की वैल्यू मेरी बन जाएगी p। ओके, बहुत बढ़िया। 8 4 जा हो गया 32, 8 4 जा 32, खत्म बात। रिमाइंडर कितना बचा 0। पक्का। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया 8। चलो क्लियर, इतना बस इतना ही सिस्टम था, इतना बड़ा लिखा हुआ था। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, क्वेश्चन 2 किया, क्वेश्चन 3 किया। आगे बढ़ते क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉजिक वाला समय थोड़ा, ठीक है, तो ध्यान से सीखना क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोला है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। और यूज करके हमें क्या प्रूव करना है, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर वो कौन से फॉर्म में होगा, 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है, ऐसा हमें प्रूव करना है। स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1, ठीक है, स्क्वायर में प्रूव करने का। और प्रूव क्या करने का, कौन से फॉर्म में होगा, 3m और 3m प्लस 1। ओके, चलो आगे बढ़ते बेटा। सबसे पहले तो जो वैल्यू दी है वो लिख दो, a इज इक्वल टू 3m दिया हुआ है और a इज इक्वल टू 3m प्लस 1 दिया हुआ है। ओके, फॉर्मूला लिखूं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, पहली वैल्यू लिखूं a इज इक्वल टू 3m। अब ये दोनों वैल्यू को कंपेयर करते थे, है ना, अभी क्वेश्चन नंबर इससे पहले में करा, क्वेश्चन 2 में कंपेयर करा था हमने। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 3 और r, अब बोलोगे सर यहाँ पे a इज इक्वल टू 3m है, r तो कुछ है ही नहीं, प्लस करके कुछ लिखा हुआ है ही नहीं, तो r की वैल्यू क्या होगी, अब प्लस करके यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 0। ओके, हम कंडीशन जानते हैं 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन b, r की वैल्यू 0 हो सकती है या उससे बड़ी, लेकिन b की वैल्यू से छोटी होगी। r की वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रही है बेटा 0 से। ओके, अब r की वैल्यू 0 तो आ गई, उससे बड़ी भी आ ही जाएगी, बट b से छोटी होना चाहिए। b की वैल्यू कितनी है 3, इससे छोटी यानी कि 0 1 और 2 इतना होगा, पक्का। अब फॉर्मूला लिखो, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r। ओके, a का a लिख दिया, b की वैल्यू कितनी है बेटा 3, q का q प्लस का प्लस, r की वैल्यू हम चेंज करते थे, r की वैल्यू पहले हम रख देंगे 0, तो a इज इक्वल टू 3q, 0 तो चले गया, बस इतना हमारा आंसर, पक्का। अब r की वैल्यू मैं क्या रखूंगा बेटा 1। ओके, r की वैल्यू क्या रखेंगे हम बेटा 1, तो r की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, b की वैल्यू हो गई 3, q का q प्लस का प्लस, r की वैल्यू कितनी रख दिया बेटा 1, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन मिल गई। ओके, अब थर्ड वन अगर मैं फाइंड करूं तो देखो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, b की वैल्यू कितनी है बेटा 3, q का q प्लस का प्लस r की वैल्यू हमने 0 रख दी, ये रहा 0 रख दी तो 3q आया, 1 रख दिया तो 3q प्लस 1 आया। अब हम r की वैल्यू कितनी रखेंगे बेटा 2, तो क्या आएगा 3q प्लस 2, ये हमारे पास थर्ड आंसर, पक्का। ओके, आगे बढ़ते हैं हम।
अब बोला स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर बोले, ठीक है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है a इज इक्वल टू 3q, ओके, स्क्वायर बोला है, क्या बोला बेटा, स्क्वायर, तो हम लिखने का स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम स्क्वायर लगाएंगे, यहां पर भी स्क्वायर लगाएंगे, यहां पर भी स्क्वायर लगाएंगे, समझ में आया, ओके। तो a का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, 3q का स्क्वायर, तो 3 का हो जाएगा बेटा 9 और q का हो जाएगा q स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हमें कॉमन निकालना है, बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखा a इज इक्वल टू 3q, अब बोला था स्क्वायर, तो दोनों जगह पर हम स्क्वायर लगाएंगे, तो a स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 3 का हो गया 9, q का q स्क्वायर। अब हमें यूं बोला है कि 3m के फॉर्म में होना चाहिए, कौन से फॉर्म में, 3m, तो यहां पर हमारे पास 9q स्क्वायर है, कॉमन निकालने गए, कॉमन क्या निकालने गए, यहां से पता चलेगा 3m है ना, तो कॉमन क्या निकालेंगे हम 3, तो ये जो इक्वेशन, ये जो दिख रही है वैल्यू, इसमें से 3 को हम कॉमन निकाल लेते, 3 को कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट बना दिया, पक्का समझ में आया इतना, यहां से पता चलता है कॉमन क्या निकालना है, क्या 3m है, तो यहां पे से हम 3 को क्या निकालेंगे, कॉमन, ओके, यहाँ पे 9 था, हमने 3 को कॉमन निकाला, तो क्या आएगा 3, और ये हो जाएगा q का स्क्वायर, देखो 3 3 जा 9 और q का q स्क्वायर, हमें क्या चाहिए, 3m के फॉर्म में हमें चाहिए, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3, अब ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, ये वाला ब्रैकेट, ये हम कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, ये वाला जो ब्रैकेट है इसे हम क्या मान लेते हैं बेटा, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या मान लेंगे, m, तो आ जाएगा ये वाले फॉर्म में, चलो 3, ये हमारे पास 9q का स्क्वायर था, 3 को कॉमन निकाला, क्या ब्रैकेट में बचा, 3q का स्क्वायर, अब 3 तो 3 लिख दिया, अब ये जो ब्रैकेट अपने पास बचा, इसको हमने कांस्टेंट क्या मान लिया, m, तो ये जो ब्रैकेट है ये क्या हो गया अपने पास m, चलो इतना क्या, देखो 3m आ गया, पक्का, ओके। चलो इतना समझ में आया, सबसे पहले ये सब हमने किया, वो मालूम है कैसे किया, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 3q प्लस 2, सबसे पहला a इज इक्वल टू 3q लिया, अब दोनों जगह स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q का स्क्वायर आया, कॉमन निकालना है, कॉमन कहां से पता चलेगा, यहां पर से 3m है, कॉमन क्या निकालने का है 3, तो हमने कॉमन क्या निकाल लिया 3, अब ब्रैकेट बना दिया, 9q में से 3 को कॉमन निकाला तो 3q बचा अंदर, ओके, 9m चाहिए था, तो 3 तो आ गया हमारे पास m, m की वैल्यू मतलब कि m हमें लेकर आना है, तो 3 तो आ गया, और ये जो ब्रैकेट है 3q का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 3m है, तो 3 था 3 आ गया, अब बाकी चाहिए क्या हमें m, तो ये जो ब्रैकेट बचा 3q का स्क्वायर, इसे हम कांस्टेंट मान लेते हैं, और ये वाला जो ब्रैकेट है इसकी प्लेस पर हमने क्या लिख दिया बेटा m, तो 3q स्क्वायर क्या हो गया हमारा m, तो आ गया स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आ गया, कौन से फॉर्म में 3m, आ गया 3m के फॉर्म में, अब हमें लाना है 3m प्लस 1 के फॉर्म में लेकर आएंगे, ओके, कैसे लाएंगे, सेकंड इक्वेशन लिखेंगे, सेकंड इक्वेशन के a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, दोनों जगह पे स्क्वायर लगाऊंगा, यहां पर भी और यहां पर भी, पक्का, ओके, क्यों जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट दिख रहा है, a 3q प्लस 1 और उसका स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है किसके जैसा है, a प्लस b का होल स्क्वायर, इसके जैसा ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a की वैल्यू क्या लूंगा बेटा मैं 3q, और b की वैल्यू क्या लूंगा 1, a की वैल्यू ले लिया 3q स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 3q और b का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, सॉल्व करो जरा, 3 3 जा 9q का स्क्वायर, 2 3 जा 6, q 1 जा q, प्लस का प्लस 1 1 जा 1, तो ये ब्रैकेट को सॉल्व आउट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, लिख देते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ओके, ध्यान रखना बेटा कोई भी
कोई भी ब्रैकेट अगर इस टाइप का आता है ना पूरे चैप्टर में, पूरे मैथमेटिक्स में, कि एक हमारे पास वेरिएबल वाला है और एक हमारे पास कांस्टेंट नंबर आता है, तो उसे हम वो जो फॉर्मूला है a प्लस बी द होल स्क्वायर उससे सॉल्व आउट करते हैं। माइनस में होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर से सॉल्व आउट करेंगे। चलो अब हमें जो है कॉमन निकालने का है ये दोनों में से, ठीक है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये दोनों में से मैं कॉमन निकालूंगा। क्या निकालूंगा कॉमन? क्या बोले 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 कॉमन क्या निकालूंगा 3, और जो ब्रैकेट बचेगा उसको क्या नाम दे दूंगा m। तो ये दोनों में से 3 को कॉमन निकालना है। चलो 9q स्क्वायर में से 3 निकाला तो बेटा क्या बचा मेरे पास 3q का स्क्वायर प्लस का प्लस, या 6q है इसमें से 2 को कॉमन निकाल, 3 को कॉमन निकाल लिया तो बेटा बचा क्या मेरे पास 2q। देखो यहाँ पे 9q था, 3 को कॉमन निकाला हूं तो 3 3 9q स्क्वायर प्लस का प्लस, 6q है 3 को कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा 3 2 6 आया 2q। ये प्लस 1 का प्लस 1 हमें कौन से फॉर्म में लेकर आना है बेटा 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो 3 तो अपने पास आ गया, ओके। अब ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को हम कांस्टेंट मान लेंगे, और कांस्टेंट क्या मान लेंगे m, आ जाएगा 3m ना प्लस का प्लस 1 का 1। समझ में आया? स्क्वायर और पॉजिटिव इंटीजर कौन से फॉर्म में आ गया 3m प्लस 1, कॉमन निकाला फिर जो अंदर ब्रैकेट है उसको m मान लिया तो 3m प्लस 1 आ गया। कॉमन क्या निकालना है वो भी यहाँ से पता चल जाएगा, 3 को कॉमन निकाल लेने का, पक्का। उसके बाद जो तीसरा है 3q प्लस 2 वो कर लोगे वो भी आ जाएगा इसी तरीके से, पक्का। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4, आ गया ना, एक 3m के फॉर्म में आ गया और एक 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 वो क्यूब वाला है, वो ट्राई करना खुद से कि कैसे करेंगे। यही वैल्यू होगी, एक होगा हमारे पास 3m, एक होगा 3m प्लस 1 और एक होगा 3m प्लस 2। यहाँ पे हमने स्क्वायर लगा के सोल्व किया, वहां पे हमें क्यूब लगा के सोल्व करने का, ठीक है। क्यूब लगा के सोल्व करना एकदम इजी है, इसी तरीके से सोल्व आउट हो जाएगा। तो ये था अपना एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4, 5 नंबर आपको सेल्फ ट्राई करना है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज आप हमें कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना लेक्चर हमारे लिए बहुत काफी है, और थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस। 5000 प्लस व्यूज आ चुके हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा, सी यू, कल मिलते हैं।